हेलो दोस्तों। म्यूचुअल फंड के इस वीडियो सीरीज में यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ म्यूचुअल फंड के प्रकार के बारे में। म्यूचुअल फंड का प्रकार जो है उसको आप अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो आप एक चित्र देख रहे हो उसको देख के आप अगर नए हो, जैसा कि मैंने बोला ही है कि यह वीडियो मुख्य रूप से महिलाओं के लिए है और उन लोगों के लिए है जिनके लिए म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार नया है। तो आप ये चित्र को देख के आप ये मत सोचो कि कितना कठिन दिख रहा है या कॉम्प्लेक्स है। बहुत ही आसान शब्दों में इसको मैं आपको बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स के प्रकार के बारे में जानेंगे, और इस तरह से जानेंगे ताकि आपको आगे चल के कभी भी अगर ऐसा कुछ म्यूचुअल फंड का नाम आए तो आपको ये लगे कि हाँ, आपको मालूम है। तो आगे बढ़ते हैं। अगेन, यह वीडियो आप सभी को जानकारी देने के पर्पज से ही मैं बनाया हूं, तो इसको आप अन्यथा ना लें। तो अब म्यूचुअल फंड्स के प्रकार अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ वो मैं बात करने वाला हूँ मुख्य रूप से ये जो कैटेगरी है, जो म्यूचुअल फंड का जो कंपोजिशन है ना। ये फंड का कंपोजिशन बोले तो एक जो म्यूचुअल फंड जो स्कीम होती है ना, उस स्कीम में किसमें ज्यादा निवेश होगा, किसमें कम निवेश होगा, उसके हिसाब से उनका कंपोजिशन होता है। तो उसी को ही आधार मान के मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं अगर हम पोर्टफोलियो का जो कंपोजिशन देखें उसके आधार पे। तो यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है कि पहला हो गया इक्विटी फंड, दूसरा दिख रहा है यहाँ पे डेट फंड, फिर हो गया हाइब्रिड फंड, और फिर ये गोल्ड फंड। तो अब ये फंड का जो कंपोजिशन है उसके हिसाब से ये चार है। अब इक्विटी फंड, इक्विटी, अब इक्विटी इसको आप समझ लो कि शेयर। तो इसमें इक्विटी फंड में क्या होगा? अब इक्विटी फंड में जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहे थे, इक्विटी मतलब समझ रहे हो ना आप कि ये इक्विटी शेयर है ना। तो अब कोई भी ऐसा फंड है, फंड मतलब फंड का स्कीम है जिसमें आपका अधिकतर पार्ट, मतलब आप जो पैसा दे रहे हो वो अधिकतर पैसा जो है वो इक्विटी मतलब शेयर से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट हो, मतलब शेयर मार्केट में जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाए तो फिर वो हो गया इक्विटी फंड। अब जो है दूसरा हो गया डेट फंड। अब डेट फंड क्या होगा? मैं जैसे पहले आपको बताया था कि अब जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, अब जैसे बॉन्ड वगैरह में हो गया ना, बॉन्ड में अब जहाँ पे ज्यादा निवेश होगा उसको आप डेट फंड बोलो। तो अब जैसे बॉन्ड है, मतलब जो कंपनियां होती हैं, कंपनियों को पैसे की जरूरत होती है, वैसे ही गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत होती है। तो अब ये गवर्नमेंट हो गया या कॉरपोरेट हो गया, उनको जब पैसे की जरूरत होती है तो वो कहाँ से लेते हैं? वो डेट मार्केट से लेते हैं। तो वो भी उसमें जो है, अब जो गवर्नमेंट जो में आप जो एफडी करते हो उसमें जो ब्याज मिलता है वो कम रहता है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है, टी बिल हो गया, ये जो कॉरपोरेट जो है वो बॉन्ड निकालते हैं, उसमें जो है कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट उसमें ज्यादा आपको रिटर्न रहता है कंपेयर टू ज्यादा। बट ऐसा नहीं कि जैसा इक्विटी में होता है वैसा होता है। तो अब अगर जैसे बॉन्ड में ज्यादा अधिकतर पैसा आपका निवेश हो गया तो वो डेट फंड कहला गया। फिर हाइब्रिड, अब हाइब्रिड नाम से ही समझ में आ रहा है कि जहाँ पे मिक्स हो, मतलब जहाँ पे इक्विटी भी हो और डेट भी हो, तो वो हो गया हाइब्रिड। अब फिर है गोल्ड। अब इसमें भी समझ में आ रहा है कि गोल्ड है मतलब क्या होगा कि गोल्ड फंड में मतलब कि आपका जो पैसा जो है वो गोल्ड या गोल्ड से रिलेटेड जो भी शेयर्स होंगे उसमें जाएगा, तो वो हो गया गोल्ड फंड। तो ये क्लियर हो गया। पहला हो गया कौन सा? इक्विटी फंड, है ना। तो अधिकतर अधिकतर अब जितना भी कोई भी आपको समझाएगा मार्केट में कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करो निवेश करो, तो इसका आप ये समझ लो कि वो यही बोल रहा है कि भाई आप इक्विटी फंड में निवेश करो। अधिकतर क्यों? क्योंकि डेट फंड में जो है कंपेयर टू इक्विटी फंड आपको रिटर्न कम रहेगा। हाइब्रिड फंड में क्या होगा? डेट फंड से ज्यादा रहेगा लेकिन इक्विटी फंड से कम रहेगा।
ये ऐसा रिस्क, तो मतलब रिस्क फिर किस में ज्यादा हो गया? इक्विटी फंड में ज्यादा रिस्क है, हाइब्रिड में उससे कम है, डेट में उससे कम है, इन टर्म्स ऑफ रिस्क। अब डेट फंड में भी जो है ना बॉन्ड होते हैं, उसमें भी उसकी एक रेटिंग होती है, रेटिंग के हिसाब से भी जो है आपको उसमें रिटर्न मिलता है। तो अधिकतर लोग किस पे बात करेंगे? ये हो गया इक्विटी फंड पे। अब यहाँ तो हो गया ठीक है, तो बस ये क्लासिफिकेशन तो हो गया, लेकिन अब आगे अगर हम देखें तो इक्विटी फंड जो हुआ, अब इक्विटी फंड में भी जो है ना, उसको भी जो है अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे स्कीम्स हो सकते हैं। जैसे कि अब एक एक हो गया डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। अब डाइवर्सिफाइड, अब जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो अगेन इक्विटी फंड में क्या होगा, आपका फंड मैनेजर क्या करने वाला है पैसे का? आपका फंड मैनेजर जो है वो पैसे को लेके जो है शेयर मार्केट में लगाने वाला है। यदि आपका अधिकतर पैसा जो है वो शेयर मार्केट में जाएगा। लेकिन अब शेयर मार्केट में तो जो है इतने सारे स्टॉक्स हैं, कई सेक्टर के स्टॉक्स हैं, छोटे स्टॉक्स हैं, मतलब स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स हैं, मिड कैप वाले स्टॉक हैं, लार्ज कैप वाले स्टॉक्स हैं। तो अब इसमें क्या होगा? तो इसमें जब बोल रहे हैं कि डाइवर्सिफाइड, मतलब ये है कि वो अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स को पिक करेगा, अलग अलग मार्केट कैप के स्टॉक्स को पिक करेगा, लेकिन अपने एक कैलकुलेशन के हिसाब से, अपने रिस्क एनालिसिस के हिसाब से उसमें निवेश होगा। तो ये हो गया क्या? डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। डाइवर्सिफाइड का मतलब ये है कि इधर उधर जो है फैला हुआ। तो आपका जो पैसा जो है वो इधर उधर फैला हुआ रहेगा, मतलब इधर उधर के शेयर्स में लगा हुआ होगा, मतलब अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स में और अलग अलग मार्केट कैप में। तो ये तो हो गया आपका डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। अब जैसे मैंने बताया है आपको पिछले वीडियो में कि भाई सेक्टर फंड में कंसंट्रेशन रिस्क का रहता है। कि भाई अब सेक्टर फंड क्या हुआ? अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई जो शेयर बाजार में है वो शेयर्स मतलब क्या हुआ? कंपनी। अब कंपनी है, अब मान के चलो एसबीआई बैंक, तो एसबीआई बैंक कौन से सेक्टर में आएगा? बैंकिंग सेक्टर में। तो बैंकिंग सेक्टर में सिर्फ एसबीआई ही है क्या? नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है, कोटेक बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट, मतलब इतने सारे बैंक हैं कि मत पूछो। तो अब क्या हो गया? गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट के भी बैंक है, प्राइवेट बैंक भी है। तो वैसे ही सीमेंट सेक्टर हो गया, स्टील सेक्टर हो गया, आप जो है शुगर सेक्टर हो गया, डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, हर सेक्टर में जो है स्टॉक्स हैं। तो अब अगर कोई सेक्टर फंड करके बोल के आया, तो अब आपको ये समझना है कि सेक्टर फंड मतलब क्या हो रहा है। सेक्टर फंड मतलब ये हो रहा है कि आपका जो पैसा है वो मुख्य रूप से एक पर्टिकुलर सेक्टर में जाएगा। तो अब अभी अभी जैसे बीच में आया हुआ है कि भाई डिफेंस सेक्टर का फंड। अब डिफेंस सेक्टर के फंड में क्या होगा कि आप जो पूरा पैसा जो दोगे, उसमें आपका अधिकतर पैसा डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स में लगेगा। तो इसमें एक रिस्क है आपको, जैसे मैंने बताया कि सेक्टर रिस्क हो जाएगा। अगर गलती से गवर्नमेंट की पॉलिसी उस सेक्टर के लिए सही नहीं आई, तो फिर जो है एक चांस रहता है कि भाई आपको जैसा रिटर्न आप चाहते हो वैसा ना मिले। अब अगला है थीमेटिक फंड। अब ये थीमेटिक फंड क्या है? तो थीम, अब इसको आप समझो एक थीम। अब थीम कुछ भी हो सकती है। अब मान के चलो एक थीम है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में क्या होगा कि अलग अलग सेक्टर के, है ना, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स आ जाएंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा? अब सोचो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम जब बात कर रहे हैं, तो उसमें आ जाएगा कंस्ट्रक्शन वाले स्टॉक्स आ जाएंगे, सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स आ जाएंगे, स्टील सेक्टर के स्टॉक्स आ जाएंगे, इवन पावर सेक्टर्स के स्टॉक्स आ जाएंगे। तो बेसिकली मतलब कोई अगर एक थीमेटिक फंड बोला, थीम वाला फंड बोला, तो आपको देखना है कि भाई ठीक है क्या थीम है। उस थीम के हिसाब से तो आपको पता चल गया कि हाँ भाई इंफ्रा इस थीम है, ठीक है चलो इंफ्रा थीम में तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कौन कौन से सेक्टर्स के स्टॉक रहेंगे। तो आपको देखना है कि वो थीम चलेगा क्या? चलेगा तो अच्छी बात है, आप उसमें जो है निवेश कर सकते हो। बट इन तीनों को अभी तक देखने से समझ में आपको आ रहा होगा कि ये जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है, जहां पे फंड मैनेजर आपका पैसा जो है फैला के निवेश करेगा, वहां पे आपको जो है एक रिस्क जो है वो कम रहेगा। फिर आपने सुना होगा, ये ईएलएसएस सुना होगा आपने। ईएलएसएस मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ये अब कब कैसे यूज करते हैं? ये यूज करते हैं हम अपना टैक्स बचाने के लिए। एटीसी के अंतर्गत जो हम टैक्स बचाना चाहते हैं उसके लिए हम ये ईएलएसएस स्कीम लेते हैं। अब जो ईएलएसएस स्कीम में, चूंकि अब ये तो भाई आपको टैक्स का फायदा तो मिल रहा है इसमें निवेश करने से, तो अब क्या होगा कि इसमें फिर एक 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है कि आपने एक बार निवेश कर दिया,
लेकिन उसके बाद में जो है 3 साल तक आप उसको नहीं निकाल सकते हो। लेकिन हाँ, अब जो पैसा चला गया उसके बाद वो फंड मैनेजर क्या, फंड फंड मैनेजर के ऊपर है कि वो जहाँ पे अपना निवेश करे और जो रिटर्न आपको आएगा वो आएगा। फिर एक और एक और आप टाइप हो गया इक्विटी इनकम, डिविडेंड यील्ड स्कीम। अब डिविडेंड से नाम ही सुना है कि भाई अब शेयर बाजार में अगर आपने कभी निवेश किया होगा या किसी से सुना होगा तो आता है कि भाई डिविडेंड मिल रहा है। इस कंपनी ने इतना डिविडेंड डिक्लेयर किया, अपने प्रॉफिट का इतना परसेंट डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो वो जो है डिविडेंड के रूप में जो है आपके पास में आ जाता है जितना आपका शेयर होल्डिंग होता है। तो अब इसमें क्या हुआ कि अब अगर कोई कोई स्कीम ही ऐसी आ रही है जिसमें ये बोला ही जा रहा है कि भाई डिविडेंड यील्ड स्कीम है ना, मतलब अब ऐसा स्कीम जिसमें जो है शुरू से ही बोला जा रहा है कि आपका जो है ना मेन जो फंड मैनेजर का मेन कंसंट्रेशन कौन सा हो, कहाँ पे होगा, कि ऐसे शेयर्स में निवेश करे जहां पे डिविडेंड ज्यादा आएगा। मतलब ये जो गवर्नमेंट की कंपनियां होती है ना, अब आप सोचो ना गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, जितने भी सरकारी कंपनियां हैं, चाहे वो नेल्को हो, चाहे वो गेल हो, चाहे वो भेल हो, तो ये सब कंपनियां जो हैं वो क्या करती है आपने देखा होगा, वो सब अधिक से अधिक डिविडेंड देती है। क्यों? क्योंकि उसमें शेयर होल्डिंग किसके पास में सबसे ज्यादा है, सरकारी कंपनी में, सरकार के पास में सबसे ज्यादा है। तो जब डिविडेंड मिलेगा तो किसके पास में सबसे ज्यादा डिविडेंड आएगा, सरकार के पास में डिविडेंड आएगा। तो ऐसे कई सारी कंपनी है, तो एक स्कीम ऐसी भी होती है जहां पे डिविडेंड को फोकस किया जाता है। उसके बाद में फिर एक है राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम्स, ये भी उसी तरह से है, उसी तरह का है, सेविंग स्कीम है जिसमें आपको जो है टैक्स बेनिफिट मिलता है। उसके बाद में फिर एक फंड है जो आर्बिट्रेज फंड। अब आर्बिट्रेज फंड क्या करता है कि इसमें जो है ये होता है कि वो फंड मैनेजर का काम ये होता है कि भाई कम से कम विदाउट रिस्क, बोल सकते हो विदाउट रिस्क लेके जो है आपके लिए जो है रिटर्न दे। लेकिन अब इसमें क्या होगा, रिटर्न इसमें यही होगा कि आपको जो है रिटर्न एज कंपेयर टू दूसरे फंड कम मिलेगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं इतना सब दे बता दिया, तो अब आप इससे आप अंदाजा लगाओ कि इसमें रिस्क किसमें सबसे ज्यादा होगा। तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये सेक्टर स्पेसिफिक फंड में जो है वो सबसे ज्यादा रिस्क होगा। उसके बाद किसमें हो सकता है, ये थीमेटिक फंड में रिस्क हो सकता है ना। उसके बाद में फिर ये जो है आपका ये डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इसमें हो जाएगा। उसके बाद में ये दोनों जो है ये दोनों सेम रहेंगे, है ना। फिर ये इक्विटी इनकम इसमें जो है, अब इसमें अब थोड़ा सा कंपटीशन होगा कि अब किसमें होगा, तो मैं मान करता हूँ कि ये तीनों को एक ही कैटेगरी में डाल देता हूँ। तो इसमें हो गया ये चौथा। और सबसे कम रिस्क किसमें होगा, इसमें आर्बिट्रेज फंड में सबसे कम रिस्क होगा। क्यों? क्योंकि फंड मैनेजर का काम ही है कि कम रिस्क लेते हुए आपको रिटर्न दे। तो इस तरह से जो है, तो आप कभी भी आप जब कोई म्यूचुअल फंड लेते हो तो उसमें देखो कि भाई आप ये इसमें देखो, ये बाकी सब भी नहीं होगा, अधिकतर जो है ना आपका इतने में ही सेटअप में हो जाएगा। ये शुरू के जो तीन है ना, सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड और ये इक्विटी फंड, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, इसमें ही आपको देख लेना है कि आप कैसा टाइप का आपका स्कीम है जिसमें कोई आपको बोल रहा है लेने के लिए। और आप खुद ही अंदाजा लगा लेना कि भाई अच्छा आप ऐसा बोल रहे हो, तो इसमें अगर सेक्टर फंड है तो इसमें सेक्टर का रिस्क होगा, थीमेटिक फंड में भी एक थीम है उसका एक रिस्क होगा, डाइवर्स इक्विटी फंड है ठीक है उसमें कम रहेगा। तो ये तो बात हो गई हमारे इक्विटी फंड के बारे में। अब आगे बात करते हैं डेट फंड। अब डेट फंड में जैसा कि मैंने बताया कि अब उसमें क्या होता है कि वो मेनली जो है बॉन्ड में जाता है, या जो है सरकार जो सिक्योरिटीज जो है ना, सरकार के जो बॉन्ड होते हैं, आप ऐसे ही समझो कि जो सरकार के बॉन्ड होते हैं ना वो, या इनकम फंड, सरकार के जो बॉन्ड होते हैं उसमें पैसा आपका जाता है। ठीक है। अब इसमें भी है कई अलग अलग प्रकार के हैं। लेकिन अब आप ये सोचो ना कि अब जैसे कि एक बॉन्ड में मतलब एक जैसा आप बैंक में एफडी करते हो ना, तो उसी तरह से जो है एफडी करते तो क्या होता है, आप सिंपल सा सोचो ना, आप सोचते हो एफडी किए इतना मेरे को रिटर्न मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो आप उतना पैसा जो है बैंक को दे देते हो। अब बैंक अपना वो पैसे को आपका जो है वो क्या करती है, आपके पैसे को बैंक जो है खाली अपने पास रखेगी तो ब्याज कहाँ से देगी आपको, तो वो क्या करेगी भाई आपका जो पैसा है उस पैसे को जो है लोन में देती है, लोन देती है।
तो अब आपको अगर 6% दे, 6% आपको ब्याज मिल रहा है, तो वो 9%, 10% में जो है वो लोन में देगी। तो 4% का जो उनको एक्स्ट्रा मिलता है, उसी 4% वो उनका इनकम होता है, उसी में जो है अपना बाकी सब खर्चा निकाल के जो है प्रॉफिट निकालती है बैंक। तो इस तरह से जो है बैंक काम करता है। तो अब वही, अगर कंपनी को पैसा चाहिए तो क्या करेगी कंपनी? तो कंपनी भी जो है ठीक है, उसको या तो वही जैसे बताया था मैं कि पहले या तो वो कोई अपने खुद से देखेगी कि आसपास में जो है परिवार वाल मतलब, अब कंपनी हो गई तो ऑब्वियस है, कंपनी है वो बैंक के पास में जाएगी। तो बैंक के पास में जाएगी, उसके बाद में जो है ये बॉन्ड मार्केट में आएगी, बोलेगी कि भाई मैं इतना परसेंट रेट देने को तैयार हूँ, ब्याज देने को तैयार हूँ, तो मेरे बॉन्ड ले लो। तो लोग हैं जिनको लग रहा है कि भाई हम अगर एफडी करते हैं 6% मिलता है, इसमें आपको 9% मिल रहा है, तो ठीक है 9% वाला ले लेते हैं। अब कोई अच्छी अच्छी कंपनी अगर ऐसे बॉन्ड लेके आ रही है, तो सबको मालूम है कि कंपनी कहीं भागने वाली तो है नहीं, तो ठीक है उसमें निवेश करते हैं लोग। तो इसमें भी जो है अब देखोगे तो अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि डाइवर्सिफाइड डेट फंड। अब इक्विटी, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में क्या हुआ था कि अक्रॉस सेक्टर, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग मार्केट कैप में जो है निवेश हुआ था, उस वैसे ही अब इसमें क्या होगा कि अब डाइवर्सिफाइड डेट होगा तो डेट फंड में ही मेनली जाएगा। लेकिन अब जो सरकार जो है बॉन्ड लेके आती है, उसमें फंड मैनेजर क्या करेगा? सरकार जो बॉन्ड लेके आती है उसमें कुछ पैसा डालेगा, जो कंपनी बॉन्ड लेके आती है उसमें कुछ पैसा डालेगा, टी बिल है उसमें कुछ पैसा डालेगा। तो इस तरह से जो है वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा इधर उधर निवेश करके, ताकि जो है एक अच्छा रिटर्न मिल सके। उसके बाद में होता है गिल्ट फंड। अब ये गिल्ट फंड क्या होता है कि अब ये वही है, समझ लो कि ऐसे फंड है जो एक प्रकार से आप समझ लो कि रिस्क फ्री जैसे हैं, कि जैसे गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है ना, टी बिल वगैरह, अब टी बिल एक ट्रेजरी बिल होता है, तो उस पे जो है वो मतलब समझ लो कि गवर्नमेंट के बॉन्ड पे जो है मेनली निवेश करता है। तो इसमें क्या होगा, अगेन अब चूंकि गिल्ट फंड है, गवर्नमेंट के बॉन्ड में निवेश हो रहा है, तो क्या होगा, रिस्क जो है इसमें बिल्कुल कम होगा, लेकिन हाँ रिटर्न भी उसके हिसाब से ही होगा। रिटर्न कहाँ आपको उसमें उतना ज्यादा मिलेगा। फिर मनी मार्केट फंड है। अब ये मनी मार्केट क्या, मनी मार्केट फंड क्या करेगी, वही कि अब मनी मार्केट बेसिकली अब ऐसा है कि जिसमें जो जो आपका जो वो बॉन्ड जो होता है ना, जो भी ये बॉन्ड होगा, जो भी ये फंड हो, उसका जो मैच्योरिटी पीरियड बहुत कम होता है। तो जितना कम मैच्योरिटी पीरियड के हिसाब से जो है मनी मार्केट फंड में निवेश होता है, तो उसमें भी अगेन आपका रिटर्न जो है उसके हिसाब से ही रहेगा। फिर आ गया ये फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। अब ये फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान में ऐसे ही समझ में आ रहा है कि भाई इसका जो है ना, जब आप अपना पैसा लगा देते हो तो उसमें एक जो है ना फिक्स मैच्योरिटी डेट होती है, मतलब एक एक बार मैच्योरिटी डेट खत्म हो गया, उसके बाद में जो है खत्म, उसके बाद में आपको फिर मूव होके कोई दूसरे इन्वेस्टमेंट में जाना पड़ेगा। तो वैसे ही जो है एक फ्लोटिंग रेट फंड्स होता है। तो जिसमें क्या होगा, फ्लोटिंग रेट जो है ना, जैसे कि अब होम लोन लेते हैं उसमें क्या होता है, फिक्स रेट होता है, फ्लोटिंग रेट होता है। तो मतलब फ्लोटिंग रेट मतलब क्या हुआ कि वो हुआ जिसमें कि आपका जो रेट है जो वो फिक्स नहीं होगा, मतलब ये ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन जो है वो चलते रहेगा। तो इस तरह से हो गया फ्लोटिंग रेट फंड्स। अब तो हमने अभी तक अब देख लिया, हमने इक्विटी फंड देख लिया और डेट फंड देख लिया। तो अब अगर हम इक्विटी और डेट फंड में देखेंगे, तो इक्विटी में रिस्क क्या हुआ, ज्यादा। उसमें भी अलग अलग स्कीम में भी जो है रिस्क का लेवल अलग अलग है, लेकिन इक्विटी में ज्यादा, डेट में नंबर दो। तो अगर जिसको कम रिस्क लेना है वो डेट फंड में डाल सकता है, उसमें भी ये गिल्ट फंड वगैरह में डाल दे, मनी मार्केट फंड में डाल दे, रिटर्न कम रहेगा लेकिन आपका पैसा एक प्रकार से सिक्योर रहेगा। अब तीसरा कैटेगरी में आते हैं, और तीसरा कैटेगरी है हाइब्रिड फंड। अब हाइब्रिड फंड, अब इसमें क्या हुआ कि भाई हाइब्रिड फंड में जो है अगेन इसमें जो है होगा ये कि आपको आपका जो पैसा है वो फंड मैनेजर क्या करेगा, वो फंड मैनेजर जो है वो बोलेगा ठीक है भाई, मैं जो है ना इक्विटी में भी पैसा लगाऊंगा और मैं जो है डेट में भी पैसा डालूंगा। मतलब इक्विटी और डेट दोनों में डालेगा, तो जहां उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिला वहां पे पैसा लगाएगा। तो जब रिस्क की बात करें तो इसमें इक्विटी और डेट दोनों में आ गया, तो इसमें रिस्क जो है अगर आप ऑर्डर में देखोगे तो ये तीसरे नंबर पे हो गया रिस्क। सबसे पहले इक्विटी, दूसरा जो है डेट, और तीसरा जो है ये हाइब्रिड फंड। अब हाइब्रिड फंड में भी जो है, अब इसके एकदम और डिटेल में नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे जैसे मंथली इनकम प्लान। अब ये मंथली इनकम प्लान शायद आपने जो है आप
नॉर्मल अब एफडी वगैरह करते हो उसमें भी आपने सुना होगा कि एक मंथली इनकम प्लान होता है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई मंथली मतलब हर महीने जो है आपको इनकम कुछ आएगा। अब हर महीने इनकम किस चीज में आ सकता है आप बताओ। चलो आप ये क्वेश्चन है, अगर ये इक्विटी में आएगा कि डेट में आएगा हर महीने इनकम। तो इक्विटी में नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि इक्विटी में जो है आपका पैसा जो शेयर बाजार में जाएगा, और शेयर बाजार में जब आपका पैसा चला गया तो वहां पे होगा ये कि जहां पे अगर डिविडेंड रिलीज करते हैं तब आपका ऐसा कुछ इनकम बनेगा, अदरवाइज जो है शेयर प्राइस का बढ़ना घटना है। अब हर दिन जो है फंड मैनेजर थोड़ी ना वहां पे बैठ के ट्रेडिंग करेगा जिसके कारण जो है वो मंथली इनकम दे सके। तो वहां पे यहाँ पे आता है ये डेट फंड, मतलब जो बॉन्ड में। तो बॉन्ड में तो आपको मालूम है कि अगर आप सिंपल जो है अपना पैसा आप बैंक में रखते हो तो भी जो है आपको हर महीने ब्याज मिल सकता है। तो उसी तरह से तो डेट फंड में जो है, तो फंड मैनेजर क्या करेगा, अगर ये मंथली इनकम प्लान होगा तो इस मंथली इनकम प्लान में फंड मैनेजर जो है मुख्य रूप से बॉन्ड में पैसा लगाएगा। फिर एक इंपॉर्टेंट ये उन लोगों के लिए है जिनको रियल में लगता है कि क्या म्यूचुअल फंड ऐसा भी कोई हो सकता है जिसमें आपका जो पैसा लगा है वो क्या हो, जो पैसा लगा है वो आपका जो है उसका लॉस ही ना हो। तो जी हाँ, ऐसे स्कीम भी है जिसमें आपका कैपिटल जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब ये कैसे काम करता है उसको मैं आगे कोई एक वीडियो में आपको समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। लेकिन ये बात है कि इसमें जो है आपका पैसा जो है वो प्रोटेक्ट हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि आपका पैसा जो है वो प्रोटेक्ट होगा। तो ये हो गया एक कैपिटल। लेकिन हाँ, आपको ये समझना है कि यहाँ पे कैपिटल मतलब आपका जो प्रिंसिपल जो है ना, वो प्रिंसिपल जो है वो प्रोटेक्ट होगा। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बता ही देता हूं, जैसे कि यहाँ पे मान के चलो किसी ने इसमें ऐसे कोई कैपिटल प्रोटेक्टेड स्कीम में 1 लाख रुपए लगाया है, ठीक है। अब ये 1 लाख रुपए तो लगा दिया, तो यहाँ पे बात क्या हो रही कि भाई आपको ये 1 लाख तो वापस आएगा, उसका तो गारंटी रहेगा। लेकिन आपको रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी गारंटी नहीं। तब ये क्या करेगा, अब ये 1 लाख रुपए जो है 1 लाख रुपए का जो है इसमें ये होगा कि भाई इसको जो है ऐसी जगह निवेश करेगा, मान के इसको निवेश करेगा लेटेस्ट से कोई एक बॉन्ड में, डेट फंड में निवेश किया। अब डेट फंड में निवेश इस तरह से करेगा, उतना परसेंट करेगा कि मान के चलो कोई एग्जांपल है कि 90,000 जो है ना वो जो है डेट फंड में डाल दिया, जिसका जो है रिटर्न होके कितना हो जाएगा, जिसका जब बॉन्ड है बॉन्ड का रिटर्न आके तो इसमें 10,000 का रिटर्न हो, ताकि जो है टोटल कितना हो जाएगा आपका फिर से जो है एंड 1 लाख हो गया है ना। तो ये कैपिटल तो आपका 1 लाख हो गया है। लेकिन अब यहाँ पे ये जो बचा था जो 10,000, ये 10,000 को जो है वो कहाँ पे डाल देगा, वो डाल देगा शेयर बाजार में, है ना। ये गया शेयर बाजार में, तो इसका जो रिटर्न आएगा वो आपका रिटर्न है। इस तरह से काम करता है, आगे कोई वीडियो में आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा। हो गया। अब इसके बाद में एक और फंड है जो है बैलेंस फंड। अब बैलेंस फंड में क्या होगा, अगेन कि अब इसमें जो है वो बैलेंस होगा, इक्विटी में और डेट में जो है वो बैलेंस हो जाएगा। अगला है गोल्ड फंड। अब गोल्ड फंड जो है अगेन, अब गोल्ड फंड में भी ये ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड गोल्ड फंड से रिलेटेड नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। तो आप अगर चाहते हो कि गोल्ड का प्राइस अप्रिसिएशन का फायदा उठाओ तो उसके लिए आप गोल्ड फंड में भी रख सकते हो। तो उसमें है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो है ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है मतलब ये कि अब जो ये एक इंडेक्स फंड की तरह काम करता है। अब इंडेक्स फंड क्या होता है वो हम आगे देखेंगे जब हम निफ्टी इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। बट ये समझ लो कि एक कोई चीज को ये फॉलो कर रहा है, कि जैसे गोल्ड का प्राइस है, अब गोल्ड को प्राइस करते हुए जो है गोल्ड के प्राइस को जो है ये फॉलो करते हुए ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट है मुख्य रूप से कहाँ पे होगा, गोल्ड या गोल्ड रिलेटेड सिक्योरिटीज में होगा, है ना। तो ये हो गया गोल्ड में होगा या गोल्ड, क्योंकि भाई गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब क्या है कि भाई ये जो है गोल्ड के प्राइस को फॉलो करेगा। मतलब आपका रिटर्न जो है वो डिपेंड करेगा कि गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है। आपको रियल में गोल्ड लेने की जरूरत नहीं है, आप जो है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ले लो और उसके बाद में जो है गोल्ड का जैसे अप्रिसिएट होता है उसके हिसाब से आपको फायदा या नुकसान होगा। तो ये अच्छा है। तो इसके लिए क्या करेगा, अब जो फंड मैनेजर जो है वो पैसा कहाँ जाएगा, पैसा जाएगा ऐसी जगह में जो गोल्ड से एकदम रिलेटेड हो।
है ना? तभी तो तभी तो जो है गोल्ड से रिलेटेड जगह में लगाएगा, तभी तो गोल्ड का जो भाव रहेगा, अगर कोई बाद में जो है अगर आप कोई बेचना चाहता है तो जो गोल्ड का भाव रहेगा तो उसी के भाव में वो बेच देगा। फिर अगला है गोल्ड सेक्टर फंड, ये इंपॉर्टेंट है। अब गोल्ड सेक्टर फंड मतलब क्या हुआ कि भाई ऐसे ऐसे ऐसी कंपनियों के मतलब गोल्ड सेक्टर फंड में मतलब फंड मैनेजर क्या करेगा, चूज करेगा, शेयर बाजार में आएगा और देखेगा कि भाई ऐसी कौन कौन सी कंपनी है जो कि ये गोल्ड गोल्ड सेक्टर से रिलेटेड है। अब गोल्ड सेक्टर से रिलेटेड कंपनी क्या हो गई, अब जैसे कि गोल्ड माइनिंग है ना, तो अब गोल्ड माइनिंग में कौन कौन सी कंपनी है, गोल्ड को प्रोसेसिंग में कौन कौन सी कंपनी है, ज्वेलरी कंपनी भी आ जाएंगी। तो अब आपको लग रहा है कि जैसे अब काफी प्रेडिक्शन हो रहा है कि जैसे सेंको गोल्ड है ना, और और भी कई सारे जो गोल्ड रिलेटेड कंपनी है, ज्वेलरी कंपनी है, वो लग रहा बोल रहे हैं कि आगे चल के उनको जो है ना उनका स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। तो अब आपको लग रहा है कि ऐसे पॉसिबिलिटी है और आप एक कंपनी में नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि आप मतलब डाइवर्सिफाई रहे लेकिन उसी सेक्टर में रहे, तो रिस्क तो रहेगा, लेकिन ये है कि आप जो है ऐसे गोल्ड सेक्टर फंड भी आप ले सकते हो। तो तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी अब देख लिया कि इक्विटी फंड देखा, उसके बाद हमने डेट फंड देखा, फिर हमने क्या देखा था, जी हाँ, हमने देखा था तीसरा हाइब्रिड फंड देखा था, और हाइब्रिड फंड के बाद में हमने गोल्ड फंड देखा। तो ये जो इक्विटी फंड जो इस कैटेगरी में ये अगर देखा जाए तो ये चार प्रकार के स्कीम्स होते हैं जिसमें फंड मैनेजर आपका पैसा निवेश करेगा। अब इसके बाद में भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं रिलेटेड टू इक्विटी फंड्स तो आप बिल्कुल आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, ताकि मैं उस कोई भी आपके जो प्रॉब्लम जो डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर कर सकूं। बाकी अब यहाँ पे हमने देख लिया, सिर्फ एक कैटेगरी का बात किया अभी तक मैंने, है ना, अभी तक सिर्फ एक कैटेगरी, वो कैटेगरी क्या है कि कैटेगरी है वो फंड के कंपोजिशन के बेस पे। अब उसके बाद में जो है अभी और भी तीन कैटेगरी जो है मैंने शुरू के चित्र में दिखाया था। एक है कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के मतलब जो जो म्यूचुअल फंड है उस उस फंड के स्ट्रक्चर के हिसाब से भी है, या जो है वो इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से कि भाई वो जिसमें फंड मैनेजर का कितना रोल है और कितना रोल नहीं है उसके हिसाब से भी है। और उसके बाद में फिर ये भी है कि ये जो बाइंग अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये जो बाइंग अप्रोच मैं जो बता रहा हूँ ना, डायरेक्ट और रेगुलर, ये डायरेक्ट और रेगुलर जो है वो आपके पैसे बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं उसको हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। ऑलरेडी ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, लेकिन ये जरूरी था ताकि जो है आप इस इक्विटी फंड को अच्छे से समझ सको। तो दोस्तों आगे के वीडियो के लिए अब बिल्कुल आप अपने से भी तैयारी करें, अपने से भी आप इसको समझें, और कोशिश ये करें कि आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो जानकारी और मिलती है उसको आप इकट्ठा करते रहें। और एट द एंड जैसे कि मैंने बताया है कि हमारा अप्रोच है, इस अप्रोच के अंत में आप खुद से म्यूचुअल फंड खरीद सके ऐसा कॉन्फिडेंस आपको आना है, यही मेरा टारगेट है।